मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी यूपी से एसपी विजिलेंस हूँ। हमारी टीम के 2 अधिकारी और हमारे साथ हैं। हम लोग कल से यहाँ 2 दिन की वर्कशॉप में साइबर डोम, केरला, तेलंगाना पुलिस और भी सेंट्रल एजेंसीज के प्रेजेंटेशंस देखे जो बड़े भारी भरकम, बड़े इम्प्रेसिव थे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। जब मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं यूपी से हूँ। मुझे सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी याद आई, ईदगाह। प्रेमचंद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ईदगाह उनकी मशहूर कहानी है। ईदगाह का जो पालक है वो हामिद नाम का एक लड़का है जो 5-6 साल की उम्र का है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी। ईद का त्यौहार है और ईदगाह के मेले में उसको जाना है। उसके पास कुल जमा 3 पैसे हैं, पुराने ज़माने की बात है। और उसके गांव के जो और बच्चे हैं, किसी के पास 19 पैसे हैं, किसी के पास 22 पैसे हैं। वो मेले में झूला भी झूलते हैं, गुब्बारे भी खरीदते हैं, अपने घर के लिए खिलौने भी खरीदते हैं। और जब हामिद उस मेले में घूमता है तो उसको समझ में आता है कि हमने अगर 1 पैसा 2 पैसा झूले और मेले पे खर्च कर दिया तो हम एक काम जिसके लिए मेले में आए हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और वो मेले से घर लौटता है। उसकी दादी उसको गोद में उठाकर पूछती है कि बेटा तुमने मेले में क्या क्या किया। तो वो अपने बगल से एक चिमटा निकालता है जो उसने 3 पैसे में अपनी दादी के लिए खरीदा था, क्योंकि रोटी सेकने में दादी के हाथ जलते थे। ये बच्चा बचपन से देखता था। तो मैं उत्तर प्रदेश की ओर से हामिद का चिमटा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, ये हामिद की दादी कौन है? हमारा इन्वेस्टिगेटर है जो साधनहीन है, जो छोटे बड़े इन्वेस्टिगेशंस करता है, लेकिन उसके पास जो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं उसका एक्सेस नहीं है। हम चाहते हैं कि उसे हम एम्पावर करें। छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशंस में वो एम्पावर्ड महसूस करे। भले वो स्टैंड अलोन सिस्टम हो, स्टैंड अलोन सोल्यूशंस हो, लेकिन वो एम्पावर हो। आप हमारा साथ देंगे तो हम छोटे छोटे आपको 4 टूल्स या एप्लीकेशंस दिखाना चाहेंगे। क्या कोई ऐसा जो हिंदी बिल्कुल ना समझता हो? एनीवन? नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो टी टाइम पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं कंफर्टेबल हूँगा अपनी बात को कम्युनिकेट करने में हिंदी में। जैसा फॉर्मेट एनपीए से दिया गया था कि हम पहले ऑब्जेक्टिव रखें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, क्या कॉस्ट फैक्टर है, हमने उस सभी को रखने का प्रयास किया है। अगर समय रहेगा मैं हर टूल को 5 से 7 मिनट का समय दूंगा। उसके बाद ओपन सेशन होगा। जो भी सवाल उसके संबंध में पूछना चाहें आपका स्वागत होगा। तो हम पहली बात करते हैं बैंक अकाउंट एनालिसिस टूल। मैं आजकल विजिलेंस में हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे इंस्पेक्टर जब डीए का केस करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का, उनके पास तमाम बैंक अकाउंट आ जाते हैं तो वो सीए पर निर्भर करते हैं और हर केस में सीए का असिस्टेंस होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने एक छोटा सा टूल डेवलप किया कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 10 अगर अकाउंट्स हैं तो हम कैसे उसका उपयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने हैं, टू प्रेजेंट बैंक अकाउंट डिटेल्स इन यूनिफॉर्म फॉर्मेट, टू एनालाइज द सेम विद द रिपोर्ट जनरेशन, टू स्टडी वेरियस पैटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। जो बैंक अकाउंट का एनालिसिस है ये केवल नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, साइबर क्राइम में भी। जब कल हम बात कर रहे थे डेटा की, तो जब साइबर क्राइम में भी हमें फ्रॉडस्टर का अकाउंट मिलता है, ट्रांजेक्शन्स मिलते हैं, तो हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आया, कितनी जल्दी खर्च हुआ, उसके पैटर्न हमको स्टडी करने में बहुत दिक्कत होती है बैंक अकाउंट के। इसलिए हम इस टूल की मदद से इसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। अभी जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं वो बैंक अकाउंट का डेटा रिकॉर्ड यूनिफॉर्म फॉर्मेट में नहीं आता। कोई पीडीएफ में देता है, कोई एक्सेल में देता है, उसके कॉलम्स अलग अलग, हेडिंग्स उसकी अलग अलग होती हैं। जो ट्रांजेक्शनल डेटा है ये मोस्टली कोडेड या एब्रिविएटेड होता है। हमने सारे बैंक से जो उनके कोड एंड डिकोड्स हैं वो लिए हैं, जिसको हम डिकोड करके रख सकें। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा कि बैंक स्टेटमेंट में टाइम नहीं आता, डेट आती है। हमारे लिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। अगर साइबर फ्रॉड है तो कितने बजे पैसा आया और कितने बजे निकला, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हमने एस्केलेट किया है डिफरेंट लेवल्स पर, जो इस चीज को हम इसमें इंक्लूड कर सकें। वे फॉरवर्ड हम क्या करना चाहते हैं? हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं ITR, ऑडिट रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, म्यूचुअल फंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स,
इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं इसमें। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्राफिक्स एंड कोरिलेशंस व्हिच आर की टू केस प्रेजेंटेशन इन कोर्ट। ये अनुभव आप सभी का होगा कि कोर्ट में जब हम केस प्रेजेंट करते हैं तो जितना ग्राफिक, जितना उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कोर्ट में उतनी ही अच्छी होती है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम इस टूल पर आते हैं। ये टूल ये हमारे डेटा में ऑलरेडी है। कुछ केसेस हमारे विजिलेंस के हैं, कुछ एटीएस के हैं। हम पहला केस जैसे आनंद पाल एपी का केस लेते हैं। आनंद पाल हमारा एक सस्पेक्ट है जो हम उसका अकाउंट देखना चाहते हैं, और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं। हमने जैसे ही इसको अपलोड किया, ये फाइल हमारे पास थी, इसको लोड किया, तो हम ये देख सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पर इस अकाउंट को हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखना चाहते हैं कि ये आदमी नेफ्ट, यूपीआई, आईएमपीएस से क्या क्या ट्रांजेक्शन करता है। हम अभी शुरुआत में यहाँ से बात शुरू करते हैं अपनी। तो इसके जो एनईएफटी ट्रांजेक्शंस हैं उसका डिटेल आपके सामने आ गया। आप इसके फर्दर इसका डिटेल चाहें, इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर एक लेवल अंदर इसके चले जाएंगे। ये आदमी यूपीआई के ट्रांजेक्शंस क्या करता है, यूपीआई के आईएमपीएस क्या करता है, वो ट्रांजेक्शन है। अगर हम ये चाहें कि ये आदमी टॉप क्रेडिट अमाउंट्स क्या हैं इसके, हम जांच करते हैं किसी भी क्राइम में, तो हम ये देखना चाहते हैं इस अकाउंट में इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। और इस इनफ्लो आउटफ्लो के साथ साथ जैसे अभी हमने देखा कि टॉप क्रेडिट क्या है, इसी तरह से हम देख सकते हैं टॉप डेबिट्स क्या है इसके। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये इसका पैटर्न क्या है। ये हमने कंबाइन कर दिया, यहाँ पर विड्रॉल्स भी हैं, डिपॉजिट्स भी हैं, और इसको ग्राफिक के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको अगर हम फुल स्क्रीन कर दें तो आप इसमें कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं। एक कॉमन रिजन की बात कर सकते हैं कि जहाँ ये स्पाइक आया क्रेडिट का, अगर इसी के साथ डेबिट का भी स्पाइक है, तो ये किस तरह का केस है जो टिपिकली हम साइबर क्राइम में देखते हैं कि पैसा एक बार हमने एक बेट डाला, एक फिशिंग कोई अटेम्प्ट डाला, और एक दिन में हमारे पास बहुत से लोग उस बेट में फंसे, और उसके बाद फिर उसमें से बहुत सा पैसा आया, जगह जगह से पैसा आया, और वो पैसा एक साथ ही निकल गया। हम इसमें इस तरह का केस भी निकाल सकते हैं। जैसे एक सैलरीड आदमी का, हम क्योंकि विजिलेंस में हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स की भी जांच करते हैं, तो उसमें हमको मिलता है कि एक स्पाइक आया, उसकी सैलरी आई, उसके बाद धीरे धीरे निकल गया। लेकिन अगर हमको ऐसा मिलता है कि एक स्पाइक आया और उसके बाद बार बार निकलता गया, तो हमें शक होता है। हम उस स्टेटमेंट में जाते हैं और हमको मिलता है कि उसको एक बार कहीं से पैसा मिला इन द मिड ऑफ द मंथ, और उसके बाद उसने उसका अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर सकता है या और EMI वगैरह में दे सकता है। इसमें हमने ये भी फैसिलिटी रखी कि हम अगर कोई आदमी की रेगुलर खर्चा है, EMI जा रही है, स्कूल की फीस जा रही है, जब हम क्रिमिनल को ट्रैक करते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है। तो उसके बच्चे के पढ़ने के लिए हम इसमें जो फी के पैरामीटर्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हैं, जिससे कि हमको ये मालूम पड़ सके कि उसका पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, एंड पैटर्न ऑफ सैलरी या पैटर्न ऑफ इनकम क्या है। तो इस तरीके से हम इसके टूल के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें एसरटेन कर पा रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुली हम यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेटर के लेवल पर, जो इंक्वायरी ऑफिसर है उसके लेवल पर वो फ्रीली इसको यूज़ कर रहा है। जहां उसे ज़रूरत पड़ती है असिस्टेंस की, वहां वो हमारा पैनल ऑफ CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे वो बात करके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेता है। तो दिस वॉज वन ऑफ द टूल्स विच आई वांटेड टू शोकेस। इसमें बाकी डिटेल्स हैं लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। सर ने जिस तरह से कहा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पैटर्न क्या है, स्केलेबिलिटी क्या है, कैपिटल कॉस्ट क्या है, मैन पावर रिकॉर्ड क्या है, तो जी सर
तो अभी जो है क्लाइंट, अगर हम इसको क्लाइंट सर्वर, दो तरह के सर चीजें हो सकती हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल हो सकता है या डेस्कटॉप वर्जन हो सकता है स्टैंडर्ड, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड लोन वर्जन है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि रिपोजिटरी ऑफ डेटा कहीं पर रहे और वहाँ से चीजें एक्सट्रैक्ट हों, जैसे विजिलेंस में अभी हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कहीं हो सकता है ईओडब्ल्यू में या साइबर सेल में इसकी रिक्वायरमेंट हो कि प्रीवियस डेटा को भी हम स्टोर करें और इस अकाउंट नंबर को कोरिलेट करें अलग अलग जगहों से। तो सर इन हाउस डेवलप कराया है कि किसी ने वेंडर से कराया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। कौन सा वेंडर कौन है? लखनऊ का वेंडर ASI है। तो बड़े कस्टमाइज टूल्स हमने डेवलप कराए। मैं आपको और भी कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ। मैंने कहा कि सर ये हामिद का चिमटा है, तो महंगा है, लेकिन हामिद का चिमटा बड़ा महंगा है 3 पैसे वाला नहीं है। अब सर आजकल बहुत हर चीज की बढ़ गई है और वो स्केलेबिलिटी है। मैं दूसरी चीज आपके सामने रख रहा हूँ, ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत से स्टेट्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमने कुछ इनोवेशन इसमें किए हैं, इसलिए हम आपके सामने इसको रख रहे हैं। हम आते हैं ऑटो CDR पर। मेरा अपना अनुभव है, मेरी 29 साल की नौकरी हो गई, 15 साल में UP STF में रहा, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड क्रिमिनल्स के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान भर में ऑपरेशन किए। शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जहां हम लोगों की प्रेजेंस न रही हो, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात, कन्याकुमारी से लेके लेह लद्दाख तक। तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आज भी कितनी भी बात हम कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, जो कोर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोर ऑफ डिटेक्शन है, वो CDR एनालिसिस है हर जगह। और CDR में 2 इश्यूज हैं। पहली बात ये कि अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में 5 से 10% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो CDR को एनालाइज कर सकें, समझ सकें, उसके इम्प्लीकेशन को समझ सकें, उसका जो डेरिवेटिव है वहाँ तक पहुँच सकें। मुश्किल से 5 से 10% लोग हैं। और अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं, SIT, EOW, विजिलेंस, ACO, तो वहाँ ये संख्या और अधिक कम हो जाती है। तो हमने ये सोचा, हमारे यहाँ STF में तो हर दूसरा आदमी अपने आप सेल्फ सफिशिएंट था सारे काम करने के लिए, लेकिन जब मैं विजिलेंस में आया तो मैंने पाया कि लोग चाहते तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। 2 हिच हैं। पहली चीज ये है कि हमारा सामान्य इंस्पेक्टर, मैं UP का अनुभव बता रहा हूँ, सामान्य इंस्पेक्टर मेल करने से घबराता, हिच है उसको एक संकोच है। डियर सर, काइंडली प्रोवाइड में द CDR ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिक्वायर्ड इन द केस टाइम नंबर सो एंड सो फ्रॉम डेट सो एंड सो। लिखना केवल 3 लाइन यही है, लेकिन उसको ये लिखने में हिच है, संकोच है, गलत ना हो जाए। नंबर 2 बात कि अगर उसने CDR मंगा भी ली तो CDR का करेगा क्या? उसको CDR पढ़ना नहीं आता। पहले 16 फील्ड आती थी, आज 22 फील्ड आ रही है। वो घबरा जाता है वो एक्सेल की शीट देख के, करे क्या उसे? तो हम चाहते हैं कि कस्टमाइज फॉर्म में उसके पास आ जाए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी है वो आ जाए, और एक प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन CDR में रहती है जो मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस में काम करने वाले उम्मीद कर लेते हैं। मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप बैक होम स्टेट में इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। इस जो पावरफुल चीज आपको CDR में मिल रही है उसका आप उपयोग करें। मैं थोड़ी सी बात उसी फॉर्मेट में कर लूं। CDRs are sought by police officers, but mostly they are unable to read and understand and use it. Further, seeking CDR needs sending mail and creates a hurdle. मैं एक ऑर्डिनरी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये चिमटा उसके लिए है। तो ये इस प्रॉब्लम को ओवरकम करें। और हमारा चैलेंजेस क्या है? इनिशियल रिलेक्टेंस टू यूज, वेरी डायनेमिक सिनेरियो इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, कभी ऐसा मौका होगा यहाँ बात करने का कि हम जिस CDR की बात करते हैं, जिस सलाइडी चार्ट की बात करते हैं, जिस नेटवर्किंग की बात करते हैं, वो कोटर्मिनस होने चाहिए। हम लोग बहुत बार ये ध्यान नहीं देते कि आज हम जून 2023 में CDR मंगाते हैं, मार्च 2022 की या अगस्त 2022 की, और सलाइडी चार्ट पेश कर देते हैं बिना ये ध्यान दिए हुए कि
अगस्त 2022 में उस कंपनी के नेटवर्क का सलाइडी चार्ट क्या था, आइडियली हमको उससे मैच कराना चाहिए, न कि जून 2023 के सलाइडी चार्ट से मैच कराना चाहिए। तो वो सारे प्रिकॉशंस हम लोगों ने इसमें रखे हैं, एक आर्काइव बनाया है, एक डेटा बनाया है, ये AI बेस्ड है। तो ऑटोमेटिकली वो जब आप उसको मैच कराना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली तब के उससे जो सलाइडी चार्ट होगा उससे मैच करके आपको रिजल्ट देगा, जिससे गलती होने की संभावना कम होगी। Incorporation of internet usage related details in IPDR and VoIP calls। VIP कॉल्स के लिए एक सेपरेट सेशन की जरूरत है। आप लोग जिन लोगों की CDR में रुचि होगी, आपने देखा होगा जो 22 कॉलम्स में CDR नहीं आ रही है, उसमें एक फैक्टर होता है TG, ट्रंक ग्रुप। ट्रंक ग्रुप इज बेसिकली द आइडेंटिफायर फॉर द VIP कॉल। आगे तक क्या होता था कि हमारे पास हमारा एयरटेल का नंबर है, हमारे पास कोई VIP कॉल आई तो उस पर ट्रंकेटेड नंबर डिस्प्ले हुआ +4440, 6 डिजिट का। हम अपने एयरटेल अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस मेरी CDR निकालती थी, उसमें ट्रंकेटेड नंबर देखती थी और एयरटेल से पूछती थी कि ये जो VIP कॉल है ये आपको किसने हैंड ओवर किया, हु वाज दी, उसको कहते हैं LDC, लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर। तो कौन LDC है जिसने आपको ये कॉल हैंड ओवर किया। तो एयरटेल हमें चेक करके बताता था कि ये डिशनेट है जिसने हमको हैंड ओवर किया। तो वो कॉलम क्या बताता था, ट्रंक ग्रुप बताता था, TG बताता था। फिर हम TG के चार्ट में जाते थे और डिशनेट से संपर्क करते थे और फिर डिशनेट हमको वो जो लॉन्ग डिस्टेंस कैरियर था उसका डिटेल देता था और तब हम उसके पास जाते थे। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी DOT में, UP STF और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं, दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, जिसने ये लड़ाई लड़ी और हमने उनसे कहा कि नहीं, आप हमको इसी CDR में अगर VIP कॉल है तो TG दीजिए, जिससे कि TG के माध्यम से हम उसका इस्तेमाल सीधे CDR एनालिसिस में कर सकें। तो उसका इंटीग्रेशन भी इसमें किया गया है इस टूल में। वे फॉरवर्ड हम क्या चाहते हैं, यद्यपि हमने कर लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, नेम डिस्प्लेइंग इन Truecaller डेटाबेस। Truecaller में दिक्कत क्या हो रही है कि अभी प्रोफेशनल वर्जन वो नहीं दे रहे हैं, लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। तो आपको जो हिंदुस्तानी जुगाड़ होता है कि आपने 40 नंबर ले लिए, हर नंबर पे 20-20 नंबर फ्री है Truecaller टेस्टिंग का, तो वो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हमें एक प्रोफेशनल सोल्यूशन मिल जाए। एंड इंटरकनेक्शन इन ए केस और मल्टीपल केसेस, जो कल से बात हो रही है कि अगर कोई एक नंबर हमारे पास है तो उसका इंटरकनेक्शन क्या है। वाइल्ड लाइफ मेरा पैशन है, वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो वाइल्ड लाइफ में आसाम से लेकर और पंजाब तक, आसाम से लेके और जम्मू कश्मीर तक कैसे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है, वो हम इस टूल के माध्यम से कर पा रहे हैं। तो ये टूल क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि 2 ईज हम देना चाहते हैं। एक ईज देना चाहते हैं कि मेल भेजना आसान हो जाए, दूसरा ईज देना चाहते हैं कि उसकी एनालिसिस आसान हो, मोटी चीजें आ जाएं, जिसको और डिटेल में जाना है वो और डिटेल में चला जाए। अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। मैं एक बात और कह दूं इसको बताने से पहले कि ये मैं विजिलेंस के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। तो यूपी विजिलेंस में 14 सेक्टर्स हैं, 14 लोकेशन हैं यूपी में, जहां पर विजिलेंस के ऑफिसेज हैं, लखनऊ हेडक्वार्टर है। हमने इन 14 जो सेक्टर्स हैं उनकी NIC की मेल ID को अपने सर्वर की मेल ID पर कंफ्यूगर कर दिया। इस ऐप से जब वो मेल भेजते हैं तो मेरठ का मेल लखनऊ सर्वर पर आता है और वहाँ से संबंधित ऑपरेटर चला जाता है, वहाँ से रिवर्ट होता है और यहाँ से मेरठ चला जाता है सेम सेंडर को। और उसके साथ साथ 20 मिनट के अंदर एक फॉर्मेटेड CDR चली आती है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें बेसिक डिटेल्स सारे के सारे उपलब्ध होते हैं। तो ये स्केलेबल है। कोई यूनिट, कोई स्टेट अगर इस तरह का छोटा स्टैंड अलोन सिस्टम भी बनाना चाहे तो वो भी ये बना सकती है। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस हो गया, ऑटो CDR फॉर्मेटिंग हो गई, 360 व्यू रिपोर्ट हो गई, डे टू डे रिपोर्ट हो गई, किसने क्या काम किया, क्या मंगाया, और रेडी फॉर्मेट फॉर डिफरेंट लीड्स हो गई। जैसा मैंने कहा कि सेक्टर ऑफिस रिक्वेस्ट करता है और ये हमारे सर्वर पर आता है, वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है और सारे ऑपरेटर्स को इसकी एफिकेसी मालूम है, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन में चीज़ों को रिवर्ट करते हैं।
मैं आपको अभी आगे टूल में ये भी दिखाऊंगा। मेरा अनुभव है कि कोई भी आदमी तो मोबाइल ऑपरेटर से कितनी चीज़ें मांग सकता है। मैं आपको अभी लिस्ट करके दिखाऊंगा, करीब 27 चीज़ें हैं और मैं सोचता हूँ आप सारे लोग सहमत होंगे कि उसके अलावा आपको ऑपरेटर से कुछ नहीं चाहिए होता। ये उसी का फ्लो डायग्राम है। ये पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या हमें मिलता है स्क्रीनशॉट्स में उसके, कि हमें नंबर मिला, सस्पेक्ट नंबर, और हमें टॉप कॉलर और ये चीज़ें कल भी हमने देखी थी किसी स्टेज के प्रेजेंटेशन में कि टॉप IMI क्या यूज़ की, टॉप इजी क्या यूज़ की। यहाँ एक बात मैं हैमर करना चाहूँगा, आप सारे अलग अलग स्टेट के ऑफिसर्स हैं, जैसे हम लोग बड़े कॉमनली यूज़ करते हैं IMI यूज़ करते हैं, मोबाइल की आइडेंटिटी है, लेकिन हम पुलिस वाले IMSI का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आप एग्री करते हैं? IMSI का इस्तेमाल करते हैं आप, इसमें कम करते हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध और आग्रह ये है कि आप जब भी इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहे हैं तो IMSI पर ध्यान जरूर दीजिए। मेरा जैसा अनुभवी और प्रोफेशनल अधिकारी अगर हमारे सामने CDR आती है तो पहला फिल्टर हम IMSI पर लगाते हैं। हम उससे टेस्ट करते हैं कि जो सूचना हमें दी गई किसी सस्पेक्ट के बारे में, उसकी एफिकेसी, उसकी सत्यता कितनी है। अगर वो IMSI पिछले 4 महीने पहले बदली है तो हमारे दिमाग में खटका होता है कि इंफॉर्मेशन पुरानी है। IMSI का मतलब होता है कि किसी जो आपका फिजिकल सिम है उसको जब आप पहली बार अपने फ़ोन में लगाते हैं तो उसकी डिजिटल स्टैंपिंग होती है HLR में, जो MSC होता है, GMSC होता है, उसका जो सर्वर होम लोकेशन रजिस्टर है वहाँ उसकी स्टैंपिंग होती है। मतलब कि अब आप एयरटेल, वोडा या जिस भी ऑपरेटर का सिम आपने पहली बार एक्टिवेट किया है, आप उसके होम लोकेशन रजिस्टर के मेंबर हो गए। मैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब हमारा सिम खो जाता है, आपका फ़ोन खो जाता है, तो आप दूसरा सिम इशू कराते हैं ऑपरेटर से, सेम नंबर का सिम मिल जाता है, आप फिर उसको फ़ोन में लगाते हैं और फिर उसे एक्टिवेट करते हैं। तो आपका नंबर MSIS नंबर तो वही रहता है 10 डिजिट का, लेकिन आपकी IMSI बदल जाती है क्योंकि वो एक डायनेमिक एंटिटी है, वो IMSI बदल जाती है। तो जब हम CDR में देखते हैं कि एक नंबर की एक से ज़्यादा IMSIs हैं तो इसके 2-3 मतलब हुए। या एक बात तो ये कि जो आपका सस्पेक्ट है उसका फ़ोन खो गया था, उसने दोबारा फ़ोन लिया, और दूसरा मतलब इसका ये है कि आपके सस्पेक्ट के बारे में जिस ग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको गलत मालूम है। वो नंबर पहले इस्तेमाल करता था सस्पेक्ट, लेकिन उसने 3 महीने अपना नंबर बंद रखा, ऑपरेटर ने वो नंबर किसी और को दे दिया, किसी और को इशू कर दिया। तो ये दोनों एक फाइन डिफरेंस है, उसको हम इसमें जरूर दिखाने का प्रयास करते हैं। हम जब IMSI पर क्लिक करते हैं तो हमको उसके जो पुराना यूसेज IMSI का है वो सारा का सारा सामने आ जाता है। हमको टॉप SLIDs मिलती हैं, हमको नाइट एंड डे की लोकेशंस मिलती हैं, नाइट लोकेशंस मिलती हैं, डे लोकेशंस मिलती हैं। अगर कोई CUG नंबर है, कोई इंटरनेशनल नंबर है, तो वो भी हमारे पास आता है कि उसने रोमिंग में कितनी बार रहा, इंटरनेशनल नंबर कहाँ बात की उसने। ये यूपी क्योंकि नेपाल से बॉर्डरिंग एरिया है तो हमारे बहुत से क्राइम्स ऐसे हैं जहाँ इंटरनेशनल कनेक्शंस होते हैं, नेपाल के नंबर होते हैं, इसलिए ये पैरामीटर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा कह रहा था कि ये जो टूल हमने बनाया मेल भेजने का, मैं आपको अभी लाइव भी दिखा दूंगा, लेकिन ये स्क्रीनशॉट्स हैं। ये जो खुल गया, मेरा लॉगिन है, मेरी एक पिन डाल दिया सिक्योरिटी के लिए, ये हमारा मेल ID आ गया। ये सिंगल नोडल हम चाहते हैं, एयरटेल चाहते हैं, CDR चाहते हैं, केस नंबर डाल दिया और आपने डेट लोकेट कर दी, इसमें कभी CDR चाहते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने अपने आप टेम्पलेट बन के आ गया, प्लीज प्रोवाइड द CDR ऑफ द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम सो एंड सो, और आपने ये मेल भेज दिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, जो हम इस टूल के माध्यम से भी उपयोग में ला रहे हैं। आपने देखा होगा आपकी CDR में कम से कम 20 से 25% जो रोल्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिक SMS की होती हैं, शॉर्ट कोड की होती हैं। आप अपने फ़ोन में देखेंगे VT-BBW लिखा हुआ है। जब CDR में इतनी बड़ी संख्या में वो दिखाई देती है तो हमारा जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या जांचकर्ता अधिकारी है वो उससे परेशान हो जाता है, वो उसको हटा देता है, बहुत बार डिलीट कर देता है, हाइड कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहता।
मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अभी 2022 में ट्राई है कि ये RAI जो DOT की एक रेगुलेटरी बॉडी है उसने एक पोर्टल बनाया। उस पोर्टल में आप उस कोड को डालकर ये देख सकते हैं कि वो किसके द्वारा वो मांगा गया, क्योंकि बात आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने यहाँ डाला BM, ये शीकैट लिखा और कंटिन्यू किया तो आपके पास आ जाएगा कि ये किसने ये डोमेन लिया है, तो आपको डिटेल मालूम पड़ जाएगा। तो इसका उपयोग हर पुलिस यूनिट को जहाँ इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है उसको जरूर करना चाहिए। और मैं आपको देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने केस का दे रहा हूँ, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वो थे SMS थे इसी तरह के कोडेड क्या आ रहा है ये तो AD आधार दिख रहा है, AD BBC LQ HDFC। अब हमको ये मालूम पड़ रहा है कि इस आदमी की एक्टिविटी क्या है। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि इसके पास 3 ऑटोमोबाइल व्हीकल मैन्युफैक्चरर से मैसेजेस आए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इस आदमी के पास हुंडई की या किया की या जहाँ से SMS आ रहा है वो कार होगी। हम उस कंपनी को सीधे मैसेज लिखेंगे तो हमारे पास पूरी ओनरशिप आ जाएगी। हम DA का केस कर रहे थे, आपको देखिए इसमें एक तनिष्क का मैसेज मिल गया, तनिष्क का मैसेज। तो तनिष्क का मैसेज प्रमोशनल भी हो सकता है, कहीं से डेटाबेस में उन्होंने प्रमोशन किया हो, लेकिन इसकी भी बड़ी संभावना है 57 मैसेज हमें मिले तनिष्क के इसके CDR में। तो इसका मतलब ये हुआ कि तनिष्क से खरीदारी की इसने, हमने तनिष्क को मेल भेजा, इसकी आधार और मोबाइल नंबर दिया, हमको करीब 9.25 लाख रुपए की परचेज इसकी तनिष्क पर मिल गई केवल इस एक सिंपल से टूल से, जिसको हमने उसके DA के उसमें इंक्लूड किया। तो इस तरह की प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है। समय कम है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पा रहा, मुझे कुछ और चीज़ें भी कवर करनी हैं। तो ये आप देखिए हुंडई से आ रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं खास चीज़ें केवल हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ भी बच्चों के पढ़ने की फीस वगैरह के बारे में, अब मान लीजिए इसका CDSL से वो है, CDSL से आ रहा है, इसका मतलब इस आदमी ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है, तभी तो CDSL भेजेगा मैसेज इसको, कोई ट्रेडिंग किया है इसने, उसके कारण उसके पास मैसेज आया। तो इस सब का आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इसी फॉर्मेट में मैं अब अपनी तीसरी बात पर आता हूं। इसको पीछे मैं पुलिस में आने से पहले यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, तो जब तक बोर्ड ना हो तब तक लगता नहीं है कि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। तो मैं जो तीसरी बात आपसे करने जा रहा हूँ उसके लिए थोड़ी सी आवश्यकता है बोर्ड की। मैं पुलिसिंग पर आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग पर आता हूँ। हमारे बहुत से युवा साथी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में SPs रहे हैं, या हमारे माइक निकल गई सर, माइक जेब से लटक रहा है माइक। Speak in English also, sir. जी आ रही है आवाज़? Little bit of English also you can mix. Say it again. इंग्लिश मिक्स। English. अच्छा, English mix. Okay. I'll do that. Or otherwise we will discuss during tea time also. So now I am showcasing a very effective tool that I developed when I was SP Barabanki, and over the years of experience as SP and otherwise, I found that there is a term called Jan Sunwai in UP or in Hindi speaking belt,
जन सुनवाई का मतलब जिस समय एसपी या डीएम ऑफिस में बैठते हैं 10 बजे से 1 बजे तक, उस दौरान तमाम लोग आते हैं और अपनी शिकायत कहते हैं। आप हमारे वरिष्ठ नीलाभ सर बैठे हुए हैं, बहुत लंबा अनुभव उनका जिलों का भी है और सेंट्रल एजेंसीज का भी है, और हमारे तमाम साथी बैठे हैं जो एसपीज हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आदमी हमारे पास आता है तब उसकी बात सुनते हैं, और एक स्टैंडर्ड जुमला होता है प्रशासन या पुलिस का, फॉर एने। एग्री करते हैं आप? आवश्यक कार्रवाई के लिए आप लिखते हैं फॉर एने। क्यों? और या मान लीजिए किसी की बड़ी प्रेसिंग नीड है, कोई लेडी आ गई, कोई बच्चा आ गया, कोई ऐसा क्राइम आ गया, तो देन यू कॉल एसएचओ, भाई ये आए हुए हैं, इनका केस देखना सीरियस लग रहा है, कोई बात होनी नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मेट है। या हम कभी वायरलेस पे कह देते हैं। हमारे पास एक बीट सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। हमारा बीट का कांस्टेबल हफ्ते में 2 बार अपनी बीट पे जाता है, हमारा बीट सर्विस पे जाता है बीट में, बट वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस कि हम पब्लिक के आदमी के सामने उससे बात कर सकें। हमने वो प्रयास किया और 2 प्रयास एक साथ किए। एक प्रयास हमने किया, दो प्रयास हमने एक साथ किए। एक प्रयास तो किया जन सुनवाई का। एक आदमी पब्लिक का हमारे पास आता है ऑफिस में, हमको अपनी प्रॉब्लम बताता है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि एक आदमी हमारे पास सुधीर आता है, कहता है मैं साहब फलाने थाने के फलाने गांव का रहने वाला हूँ और हमें हमारे पड़ोस में विक्रम रहते हैं, विक्रम ने हमारे घर के सामने दरवाजा खोल लिया है। मान लीजिए वो शिकायत लगाता है, या हमारे घर के सामने नाली खोदती है, तो हम उसकी एप्लीकेशन पर फॉर एने लिखेंगे। हम बहुत एफिशिएंट एसपी होंगे, तभी 4 दिन बाद ही हमारे पास रिपोर्ट थाने से आएगी वापस, और आएगी भी नहीं आएगी ये आप लोग भी अलग अलग स्टेट में हमारी बात से सहमत होंगे। इतनी प्रेसिंग नीड्स हैं और हम सारी बात लाते जा रहे हैं एसएचओ पर। मेरे मन में एक ये भी था कि हम इंस्पेक्टर को रिलीव करें, कितना कॉल सुनेगा, हमारा सुनेगा, डीएम का सुनेगा, एसडीएम का सुनेगा, सीओ का सुनेगा, हमारा और डीएम का तो नोट भी करेगा, शायद बाकी का तो नोट भी नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता। हम भी उसकी जगहों पर नहीं नोट कर पाएंगे दिन में 100 कॉल। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अपने ऐप के, अभी मैं दिखाऊंगा लाइव आपको, कि हमने अपने ऐप के माध्यम से क्या किया कि विक्रम के गांव का जो बीट कांस्टेबल है, हमने सीधे उसको कॉल किया उसी के सामने। हमारे ऑफिस में भी स्क्रीन ऐसा लगा हुआ था, जैसे पब्लिक 20 आदमी बैठे, उसके सामने एक इंप्रेशन भी जाता है पुलिस की एफिशिएंसी का। तो एक कॉल जाएगा उसके पास, हमारा बीट कांस्टेबल को हम बताएंगे कि भाई विक्रम हमारे पास, ये सुधीर आए हुए ये बता रहे हैं विक्रम ने इनके घर के सामने नाली खोद दी है। तो मेरा अनुभव ये कि 70% मामलों में हमारे बीट कांस्टेबल या बीट सब इंस्पेक्टर को उसकी बात, उस विभाग की जानकारी रहती है। वो कहेगा कि नहीं सर ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, लेखपाल और विकास की टीम आई थी और उन्होंने बाकायदा नपाई की है और यहाँ से नाली निकलनी है, वो सरकारी नाली बन रही है। अब जो हमारे पास सुधीर आया वो लाजवाब हो गया। वो तो आया था शिकायत लेके कि एसपी साहब पता नहीं क्या लिख देंगे हमारी एप्लीकेशन पर, लेकिन मैंने उसको चेहरा उसका दिखा दिया। किसी ने कहा गांव में, यूपी में बहुत शिकायतें, जब अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बढ़ा तो लोगों ने शिकायत की साहब हमारे घर के बाहर हमारी जमीन में इन्होंने खंबा लगवा दिया, फलाने ने दुश्मनी से खंबा लगवा दिया। हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब बिजली विभाग की टीम आई थी, ये नजूल की जमीन, सरकारी जमीन थी, उस पर खंबा लगा हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे ये बात समाज में पेपर में छपती है, लोग गलत रिपोर्टिंग करने का जो प्रयास करते थे आने का, उसमें काफी गिरावट हो जाती है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सारे लोग सहमत होंगे कि डिस्ट्रिक्ट में 3 तरह के वर्टिकल होते हैं जिससे जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। एक पुलिस का वर्टिकल, एक रेवेन्यू का वर्टिकल और दूसरा डेवलपमेंट का वर्टिकल। और हमने इन तीनों को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि तो एक्सीलेंट टूल है, आप हमारे लेखपाल को भी इससे जोड़ दीजिए। सीडीओ ने कहा कि आप हमारे ब्लॉक को भी इससे जोड़ दीजिए, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इंटरफेस बिटवीन द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पुलिस बीट सिस्टम टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व पब्लिक ग्रीवेंसेस क्विकली। The concept was extended to create a bridge between the COVID-19 immigrants,
प्रवासी एंड द पुलिस। इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, उस समय क्योंकि 2020 में कोविड पीक पर था, तो जो प्रवासी आ रहा था, इमिग्रेंट आ रहा था, पूरे हिंदुस्तान से यूपी में आ रहा था। अकेले बाराबंकी में करीब 84,000 माइग्रेंट्स आए केवल एक डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे सामने 4 प्रॉब्लम्स थी कि ये जो प्रवासी आ रहा है, इसकी जो ये जो प्रवासी आ रहा है, इसके फैमिली में डिस्प्यूट बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक आता था तो बड़ा वेलकमिंग था, वो बबलू चाचा बन के आता था, लेकिन इस बार जब आया तो बैग एंड बैगेज के साथ आया और उसके बंटवारे के झगड़े होंगे, कपड़ा फैलाने की दिक्कत होगी, बच्चों के खेलने की दिक्कत होगी, तो ये डिस्प्यूट बढ़ेंगे। फ्रॉड हो सकता है, ये लोग पैसा कमा के आए हैं, इनके साथ फ्रॉड हो सकता है, इनके साथ ये लोकल क्रिमिनल ल्योर कर सकते हैं। बम्बई से नया लड़का आया, लोकल बाराबंकी के क्रिमिनल ने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना, बढ़िया मोटरसाइकिल चलानी है, हम चेन स्नैचिंग करेंगे, तुमको 3,000 रुपये मिलेगा पर ट्रिप पर। तो ये ल्योर हो सकता है। और हमारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि ये अलग अलग जगह से स्किल्ड लोग आए हैं, हम इनको जॉब ऑफर करें, हम पुलिस की एक गुडविल बनाएं कि तुम अगर ड्राइवर हो तो हम तुम्हारा वेरिफिकेशन करके तुमको पुलिस इसकी ड्राइवर की जॉब दे सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट एम था और हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये हमने फिर तहसील ब्लॉक इनका जितने भी लोग थे इनका डेटाबेस तैयार कराया, नाम, एड्रेस, मोबाइल, तहसील, ब्लॉक, वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा, फिल्टर लगा के उनको छांटा। हमने केवल एक काम किया, लखनऊ में जो टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उसको बुलाया, एक प्याला चाय पिलाई अपने साथ और उसको मैंने लिस्ट दे दी। आप विश्वास करें कि 1 महीने के अंदर करीब 350 लोगों को लखनऊ में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। उनको बम्बई में 18,000 रुपये मिलते थे, लखनऊ बाराबंकी में 12,000 रुपये मिलने लगे, लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए पर्याप्त था। जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग थे, उस समय फूड किचन चल रहे थे, वहां पर इनको काम मिल गया। हमारा SMS एक्सचेंज था जिसके माध्यम से हम उनको अलर्ट्स भेजते थे, हमको स्वागत का भी भेजते थे, हमको जो हमारी शंकाएं थी इसके लिए भी उनको भेजते थे कि हो सकता है कि आपको कोई ठगने का प्रयास करे, हो सकता है अगर आपके साथ कोई विवाद है, झगड़ा है, तो आप 112 को हमने इन्वॉल्व किया। आप देख रहे हैं 112 लगा हुआ है। हमने जितने भी प्रवासी थे उनको उनके बीट, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का नंबर भेजा SMS से। जितने बीट और के सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल थे उनको प्रवासी का डेटा भेजा उनके जुरिस्डिक्शन के, जिससे एक दूसरे के बीच बेहतर तालमेल हो सके। ये टूल हमारे फ़ोन पर है, इसलिए मैं अब इससे I'll just take a minute, sir. It is very interesting. Just नहीं, हमारा है इसी से बोल दिया। ये आगे थोड़ी मुश्किल से होगा। देखिए हमारा सहयोग ऐप है। सहयोग ऐप पर मैं पहले इसमें आप देखिए 2 टैब आपको दिख रहे हैं नीचे, ये प्रवासी दिख रहा है, हमने इसको क्लिक किया तो ये बीट सिस्टम पर आ गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं, जितने थाने हैं, उनके बीट्स हैं, उनके गांव, ये सारे इन्यूमरेटेड हैं और वो मैप्ड हैं। अगर मान लीजिए पुलिस स्टेशन कोतवाली नगर में अमित पांडे चौकी इंचार्ज है तो इनके इलाके में कितने गांव आ रहे हैं या मोहल्ले आ रहे हैं, उसका बीट हेड कांस्टेबल कौन है, ये पूरे जनपद का ऐसा बना हुआ है। तो कोई आदमी अगर मान लीजिए हमारे पास आता है और वो रसूलपुर का रहने वाला है, रसूलपुर, तो ये सफदरजंग में रसूल, जितने भी रसूलपुर होंगे सभी आ जाएंगे, लेकिन वो आदमी अपना एड्रेस बताएगा। उसने बताया कि हम रहने वाले हैं रसूलपुर थाना सफदरजंग से, अरशद अली है, मैंने अरशद अली को फ़ोन मिलाया, ये अरशद अली को सीधे सीधे फ़ोन जाने लगा। हो सकता है अब अरशद अली ना हो इस समय, उस बीट में चेंज हो गए हों, लेकिन ये फ़ोन अरशद अली के पास चला गया। इसी तरह से हम अगर
पर्सन को डायल करना चाहें, जो प्रवासी हमारा है उसको हम डायल करना चाहें तो उसको भी हम इसी प्रकार से डायल, हमने कोई कॉमन नेम विनोद सर्च कर लिया प्रवासी में, बहुत से विनोद आएंगे, कॉमन नेम है। एक विनोद को हमने विनोद कुमार को, यहाँ विनोद कुमार से बात करना चाहते हैं, हमने विनोद कुमार को डायल करके इनका वेलिंग पूछ लिया, इनके बारे में, इनको जॉब मिली कि नहीं मिली, इनका कोई विवाद तो नहीं है, तो ये सीधे सीधे विनोद कुमार का नंबर डायल हो गया। हमने इसके डेटाबेसेस बनाए इसके एनालिसिस करने के लिए, तो हमने पाया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस था वो बढ़ा, लेकिन जितना बढ़ा उसका लगभग 70% रिपोर्टिंग हमारे इस ऐप पर हुआ, तो हमारा रिड्रेसल बहुत इफेक्टिव हुआ। उसके कारण जो नेक्स्ट लेवल क्राइम होता है, मर्डर कह लीजिए या अटेम्प्ट टू मर्डर कह लीजिए या ग्रीवियस हर्ट होता है, वो हमारा बच गया। इसी तरीके से हमने देखा कि जो फ्रॉड इनके साथ होने की संभावना थी, हमने साइबर फ्रॉड के बारे में, फिजिकल फ्रॉड के बारे में भी उनको इंटीमेट किया। और जॉब का तो एक एडिशनल चीज थी, हमने जिला योजना अधिकारी जो होता है, सेवा योजना अधिकारी, उसको भी रोक इन किया। जो सरकारी स्कीम्स उस समय चल रही थी उनका लाभ दिलवाया, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहा जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से हम जॉब दिलवा सकते थे, वो बिल्कुल लखनऊ के बगल का डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम उसमें सक्सेसफुल रहे। हम अपने आखिरी बात पर आते हैं और बहुत संक्षेप में, समझ रहा हूँ कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, लेकिन मैं अपनी आखिरी बात पर आता हूँ। और ये भी जो हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, हमारी जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट पुलिस की यूनिट्स हैं, जहाँ इंक्वायरी का काम होता है, इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, वहाँ आप सारे लोग सहमत होंगे कि मॉनिटरिंग इज ए बिग क्वेश्चन, बिग प्रॉब्लम। बिकॉज मैं अगर ये कहूँगा कि फाइल्स का मूवमेंट होता है तो सर बैठे हुए हैं केरल से, उनको मनी मन बड़ी हंसी आएगी कि आज के ज़माने में क्या फाइल ट्रांसफ़र भी होता है, जब ई ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया है। तो ई ऑफिस सर लागू जरूर हुआ, यूपी में भी ई ऑफिस लागू हुआ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी भी फाइल के थ्रू जा रही हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी DFRs हैं, जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो अभी भी फाइल के थ्रू जा रहे हैं। उसको डू अवे करने के लिए और एम्पावर करने के लिए, अगर हम केवल इंस्पेक्टर से कहें कि तुम अगर ये भर दोगे तो इसमें तुम्हारी फाइल फिजिकली नहीं जाएगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। एक विशेष वाहक है जो फाइल लेके मेरठ से लखनऊ जाता है DG साहब को दिखाने के लिए, इंस्पेक्टर की सेहत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन हमने उसको ये समझाया कि अगर तुम इस टूल का इंतजाम कर रहे हो तो DA के केस में तुम्हारा कैलकुलेशन भी अपने आप आ रहा है, इरेगुलरिटी के केस में तुमने डाउनलोड कर दिए सर्कुलर्स और जियो उस विभाग का डाउनलोड कर लिया, तो उसकी समरी बन के तुम्हारे लिए आ रही है, ये तुम्हारा एडवांटेज है, तब वो मोटिवेट होगा इसका इस्तेमाल करने के लिए। तो सर ये है केस मैनेजमेंट सिस्टम, ये टू रिप्लेस फिजिकल फाइल मूवमेंट यूज केस मैनेजमेंट एप्लीकेशन रिड्यूसेस एग्जीक्यूशन टाइम एंड रिसोर्सेज, डायरेक्शन टू रीच फास्टर। अगर मान लीजिए सर हम कहें कि आज आपके सामने एक फाइल हम जून 2023 में रखें, जो केस 1.5 साल 2 साल से चल रहा है, और हम आपसे कहें कि साहब मार्च 2022 में जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया था उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, DIG साहब ने दिया, ADG साहब ने दिया, DG साहब ने दिया, कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। देयर इज नो सिस्टम, आपको पेज पलट के देखना होगा नोटशीट पर कि इसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ। बट वी हैव डेवलप्ड ए सिस्टम वेयर बाई यू हैव एवरीथिंग डिजिटली इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि DIG साहब ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, जो हमने स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई, तो उस स्थिति में भी आपको एट ए ग्लांस सारी चीज़ मिल जाएगी, कंप्लायंस मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो आगे की डायरेक्शंस हैं अलग अलग जगहों पर जो बेस्ट प्रैक्टिस डायरेक्शंस के हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। चैलेंजेस आप जानते हैं कि जो नई चीज़ होती है उसके अडॉप्ट करने में समस्या होती है, वो आया। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो वे फॉरवर्ड हमने रखा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एनालिटिक्स है, जो अभी हमने पहले आपको ऑटो CDR दिखाया, उसको हम इससे इंटीग्रेट कर रहे हैं कि किसी केस में अगर कोई चीज़ इंक्लूड करना चाहता है कोई IO, कोई वो किसी भी तरह का, नॉट ओनली CDR बल्कि फाइनेंशियल एनालिसिस भी अगर वो करना चाहता है किसी केस में, तो वो इंक्लूड करके उसके साथ कर सकता है। मैं बहुत संक्षेप में इसकी GUI केवल आपको दिखा देता हूँ।
ये सारी चीज़ें क्या है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वर्क प्लान, डायरेक्शन, कंप्लायंस, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें ऑटो जनरेटेड हैं एक टाइम के बाद। जैसे हमारे यहाँ नॉर्म ये है कि मैं सेक्टर का एसपी हूँ, अगर किसी विभाग से सूचना मंगानी है तो मैं एक लेटर रेज करता हूँ। 15 दिन में अगर जवाब नहीं आया तो हमारा डीआईजी की ओर से वो लेटर जाना चाहिए। 1 महीने में नहीं आया तो हमारा डीजी भेजता है। 15 दिन में नहीं आया उसके बाद तो हमारा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस है उसकी ओर से लेटर जाता है। तो अभी क्या है, ये जाता है लेटर, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। किसी का 18 पे जाएगा, किसी का, ये सिस्टम अपने आप एक पॉपअप देता है, अपने आप एक टेम्पलेट जनरेट करता है और लेटर बन के आगे चला जाता है, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट है वो हम कहीं ना कहीं बॉक्सेस में भरते जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल में इस पर नहीं जा रहा, लेकिन इसमें सारे जितने भी मॉड्यूल है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, गैदरिंग, अलग अलग सेक्टर्स का डिटेल मिल जाएगा, किसमें क्या प्रोग्रेस है, कितना % काम हुआ है। हम एक बार अपनी कार्य योजना बनाते हैं, वर्क प्लान बनाते हैं, वर्क प्लान में टिक करे जाते हैं, वो % के फॉर्म में दिखाई देता है कि इतना काम इस जांच में हो गया है। तो अगर कोई असेसमेंट हमसे कोई, अगर मान लीजिए मैं हेड ऑफ द यूनिट हूँ, मुझसे शासन ये जानना चाहे कि आपकी कितनी जांचें अगले 2 महीने में आ जाएंगी, तो हम सेफली कह सकते हैं जिन जांचों में 90% प्लस काम हो गया है, 23 जांचें जा सकती हैं। अदरवाइज हमारा कोई सिस्टम है, 1000 जांच चल रही है, कहाँ से बाबू ढूंढ के बताएगा कि कितनी जांचें होंगी। तो उसमें एक ईज ऑफ फोरकास्ट भी है। इसमें टोटल सूची आती है। हमारा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ऑल फाइल्स बन रही है, एबिलिटी टू ऐड पेजेस। एक दिक्कत तो डीएफआर हमने बना ली, अब उनको पेज ऐड करना है तो उनको पूरा रीराइट करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप पेज ऐड कर सकते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। ये उसका वो है, इतनी चीजें हम इसके माध्यम से कर रहे हैं, लॉग इन ऑर्डर से लेके, और डीएफआर ऑटो जनरेटेड डीएफआर है, जिसमें जो डीए से संबंधित कैलकुलेशन, अभी मैं एक उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये अलग अलग जो लेवल्स पर इसको सुपरवाइज करने की फैसिलिटी है, वो मैं दिखा रहा था। एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैडम बैठी हुई है आसाम से, आपसे बात हो रही थी, वहाँ स्टेट विजिलेंस से हैं, तो डीए इज ए बिग चैलेंज, क्योंकि हमारा जो पुलिस का आदमी है वो आईपीसी सीआरपीसी तो बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है, लेकिन जब वो डीए का मामला आता है तो उसके सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ये जो डीए कैलकुलेशन है, विच इज़ ए वेरी टिपिकल थिंग, वो इस टूल के माध्यम से बड़े आसानी से हम कर पा रहे हैं। तो सर मेरी ओर से इतना, बस मैं आखिरी 52 सेकंड और लूँगा आप लोगों के। मैं जैसा आपने देखा होगा, मैंने कई से सवाल उठाए। मैं वाइल्ड लाइफ, बड़ा पैशनेट वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेटर हूँ और फॉर्चुनेटली भारत में, भारत से बाहर भी तरह तरह केसेस वाइल्ड लाइफ के करता रहा। एपेक्स एजेंसीज, सिंगापुर में इन्वायरमेंटल क्राइम डिवीज़न है इंटरपोल का, मैं उसका रिसोर्स पर्सन रहा, कई देशों में गया। तो मैं यहाँ इतने स्टेट से लोग आए हुए हैं, उनको केवल एक 52 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी अपने स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ के बारे में, हरियाणा से हमारे आईजी साहब आए हुए हैं, और आईजी साहब आए हुए हैं हरियाणा से। हरियाणा में न जंगल है न जानवर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में टाइगर मारने का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल फोर्स है वो केवल और केवल हरियाणा में है। तो सब तो 2 मिनट सर आप रुक जाए सर प्लीज, ये देख लें सर। देखिए एक एमेच्योर वीडियो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, केवल 50 सेकेंड्स का है, काइंडली इसको जरूर देखिए। किसी ने पासर भाई ने एक वीडियो बना लिया, सांप है, चूहे के बच्चे को पकड़ा हुआ जा रहा है, और चूहा जो है वो बार बार उसकी दुम पर अटैक कर रहा है, और फाइनली देखिए चूहे के बच्चे को छोड़ के भागना पड़ा सांप को, और वो चूहा पीछे तक जाकर पीछा करता है सांप का, जब तक उसको भगा नहीं देता है सेफ डिस्टेंस तक, और फिर वापस आता है। और अभी देखिए वो चूहा आएगा, अपने बच्चे को तलाशेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो स्नेक है ये पोचर है,
फीडर है, कैरियर है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। जो चूहे का बच्चा है ये प्रे है, वाइल्ड लाइफ है, और ये जो रैट था, मदर थी, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम सब आप हैं। हम लोगों ने अगर बीड़ा बांध लिया इस रैट की तरह तो हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Arvind ji. I'm sorry, but we really don't have time today.